पहाड़ी राजाओं की जो भी सेना सामने आई उसको ध्वस्त करते हुए गोरखे अमर सिंह थापा की अगुवाई में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के साथ साथ जी जान से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिलहाल उनका मकसद था कांगड़ा के किले पर कब्जा करना। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने अंग्रेजों और रणजीत सिंह दोनों से मदद के लिए अपील की। उसकी इस चाल को न्यूट्रल करने के लिए गोरखाओं ने भी अंग्रेजों से मदद की अपील की और रणजीत सिंह से कहा कि आप इस पूरे मामले से दूर रहिए और इसके बदले में हम आपको ट्रिब्यूट यानी पैसे के रूप में नजराना देंगे। अंग्रेजों ने गोरखाओं की प्रार्थना और राजा संसार चंद की पेशकश को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि अमृतसर की ट्रीटी के मुताबिक वो सतलुज के पश्चिम की तरफ लोगों के किसी भी मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। उधर लाहौर दरबार ने भी गोरखाओं की इस अपील को ठुकरा दिया क्योंकि वो खुद कांगड़ा को पंजाब का हिस्सा बनाना चाहते थे और इसलिए सभी बाहरी हमलों से उनको बचाना उनकी मजबूरी थी। संसार चंद की प्रार्थना पर गौर किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि कांगड़ा अपने आप को पंजाब का हिस्सा डिक्लेयर करे और किले को पंजाब आर्मी को सरेंडर कर दे। संसार चंद को पता था कि गोरखाओं के खिलाफ लड़ाई में उसकी हार तय है, इसलिए उसने दरबार की शर्तों को मान लिया। कांगड़ा इलाके के आसपास के दूसरे राजाओं को लाहौर दरबार ने कहा कि किसी भी तरह के सामान की बिक्री गोरखाओं को ना करे और इसके अलावा नेपाल की तरफ से भी उनकी सप्लाई लाइन को काट दिया गया। रणजीत सिंह कांगड़ा पहुंचे और किले का कब्जा देने के लिए कहा, लेकिन राजा संसार चंद अब नानुकुर और टाल मटोल करने लगा, जबकि उसने वायदा किया था कि अगर आपकी मदद से गोरखे पीछे हट जाते हैं तो कांगड़ा के किले को आपके हवाले कर दिया जाएगा। असल में राजा संसार चंद जुबान का पक्का आदमी नहीं था और वो अपनी बातों और वायदों से मुकरने के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन रणजीत सिंह उनमें से नहीं थे जो ऐसी बातों को हल्के में लेकर छोड़ देते। उन्होंने संसार चंद के बेटे अनिरुद्ध चंद को गिरफ्तार करके बंधक बना लिया। अब संसार चंद फंस गया, उसके पास कोई चारा नहीं था और उसको झुकना पड़ा। 24 अगस्त 1809 को लाहौर सेना की टुकड़ी ने अंदर जाकर किले पर कब्जा कर लिया। गोरखाओं के पास बिल्कुल थोड़ा सा ही राशन बचा था, लेकिन फिर भी वो डटे हुए थे। रणजीत सिंह तब तक इंतजार करते रहे जब तक उनका पूरा राशन और दूसरा जरूरी सामान खत्म नहीं हो गया और अब गोरखाओं ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। रणजीत सिंह ने पूरी ताकत के साथ उनके ऊपर हमला बोल दिया। किले से कुछ मील दूर गणेश घाटी में अमर सिंह थापा ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने पहाड़ की एक ऊंची ढलान की आड़ में अपने आप को छुपा लिया था और वहीं से जवाबी हमले कर रहे थे। अब वहां चारों तरफ से पहाड़ी राजपूतों ने भी गोरखाओं के ऊपर हमले शुरू कर दिए क्योंकि वो भी गोरखाओं से परेशान थे। रणजीत सिंह को मालूम था कि थापा की आर्मी के सैनिक राशन खत्म हो जाने की वजह से कई दिन से भूखे हैं और उनकी हैंड टू हैंड लड़ने की ताकत अब नहीं बची है। उन्होंने अपनी इन्फेंट्री यानी पैदल सेना को गोरखाओं के ऊपर हमला करने के आदेश दे दिए। सिखों ने अपनी लंबी और मुड़ी हुई धारदार कृपाणों से हमला बोल दिया, जिसका अपनी छोटी खुकरियों के साथ गोरखे मुकाबला नहीं कर सके। आमने सामने की लड़ाई का दबाव झेलना उनके लिए मुश्किल था। रणजीत सिंह एक ऊंचे पहाड़ से ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और लड़ाई के मैदान में कूद पड़े। इस तगड़े हमले से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और कई दिनों से भूखे और लगातार हमलों का सामना कर रहे गोरखाओं को पीछे हटना पड़ा। जिस बहादुरी और डिटर्मिनेशन से गोरखाओं ने वहां पर लड़ाई लड़ी, उससे रणजीत सिंह बहुत प्रभावित हुए। जब लड़ाई खत्म हो गई और गोरखे वापस जाने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने गोरखा फौज के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की और सिर्फ यही नहीं, अपने सरदारों से उनके सामान वगैरह को इकट्ठा करवाने में भी उनकी मदद करने के लिए कहा। कुछ दूसरे पहाड़ी राजाओं ने उस मजबूरी की हालत में गोरखा आर्मी को लूटने की भी कोशिश की और मौके का फायदा उठाने की सोची, लेकिन महाराजा ने उनको कड़ी फटकार लगाई और लूटे हुए सामान को वापस दिलवाया। गोरखा आर्मी की बची हुई टुकड़ियों ने मंडी के इलाके में कुछ समय तक आराम किया, लेकिन फिर दरबार की सेनाओं के कहने पर वो वहां से जाने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने वहां से अपने घर जाने के लिए नेपाल की तरफ रवानगी की और इस तरह से पंजाब गोरखाओं के खतरे से हमेशा के लिए आजाद हो गया। 24 दिसंबर 1809 को महाराजा रणजीत सिंह कांगड़ा के किले के अंदर दाखिल हुए। कांगड़ा, चंबा, नूरपुर, कुल्लू और दातारपुर के राजाओं ने उनको धन के रूप में नजराना पेश किया। इसका मतलब अब ये रियासतें लाहौर दरबार के तहत आ चुकी थीं। महाराजा जब वहां से वापसी के रास्ते पर थे तो रास्ते में पड़ने वाले गांव और कस्बों को उनके स्वागत के लिए सजा दिया गया। जनवरी की शुरुआत में वो अमृतसर पहुंचे तो किला गोविंदगढ़ में उनको तोपों की सलामी दी गई और रात को पूरा शहर और श्री दरबार साहिब रोशनी से जगमगा उठे। महाराजा अपने सबसे बड़े हाथी पर सवार होकर शहर की रोशन गलियों से अपनी जनता के ऊपर चांदी के सिक्कों की बौछार करते हुए निकले। ऐसे ही त्योहार और खुशी के नज़ारे शहर लाहौर में भी दिखाई दे रहे थे। पटियाला और जींद रियासतों ने उनको सम्मानित करने के लिए अपने दूत भेजे।
कांगड़ा की जीत रणजीत सिंह के जीवन की एक अहम घटना थी और ये उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। लगभग 10 साल पहले जब वो लाहौर के तख्त पर बैठे थे, उस वक्त उनके चारों तरफ दुश्मनों का घेरा था जो अब लगभग टूट चुका था, और अब एक बार फिर महाराजा ने अपना ध्यान पूरे पंजाब में मौजूद छोटी छोटी रियासतों को खत्म करने पर लगाना शुरू कर दिया। दरअसल सारा मामला ये था कि मुगल सत्ता बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी और पंजाब के नॉर्थ की तरफ से लगातार होने वाले हमलों ने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। इसलिए उस समय हर शहर, कस्बे और गांव को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ी। इसलिए जो सक्षम था और जिसके पास साधन थे, उन्होंने अपने छोटे छोटे किले बनवा लिए। जिसने जितना हो सका बदमाशों को इकट्ठा किया और छोटी छोटी सेनाएं बनाई और आस पड़ोस के गांव के ऊपर टैक्स लगाने शुरू कर दिए। लेकिन कोई भी बड़ा राजा या सरकार इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके केंद्रीय सत्ता को कभी भी चुनौती दे सकते थे। एक सीधा सा रास्ता अपनाया गया। अगर एक मिसलदार की मौत हो जाती है तो उसके वारिस को सिर्फ इस शर्त पर ही उत्तराधिकार की इजाज़त थी कि वो अपने किले को लाहौर दरबार को सौंप देगा और अपनी आर्मी को भंग करके दरबार का जागीरदार बन जाएगा। इसी फॉर्मूले के तहत फैजलपुरिया मिसल और भंगी सरदारों का झगड़ा निपटाया गया, जिसका अपने बेटों के साथ डिस्प्यूट हो गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने खुद अपनी अगुवाई में बलोच कबीलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। एक छोटे से अभियान के बाद उन्होंने खुशाब और साहिवाल शहरों पर कब्जा कर लिया। जब महाराजा बलूचों के खिलाफ लड़ाई अभियान में बिजी थे, उस वक्त उनके जर्नैल चारों तरफ इलाकों में फैल गए। उनका एक ही मकसद था, इन बिखरी पड़ी छोटी छोटी आजाद रियासतों को लाहौर दरबार के नीचे लाना। दीवान मोहकम चंद ने फैजलपुरिया मिसल की सारी प्रॉपर्टीज और उनके मेन शहर जलंधर पर कब्जा कर लिया। मियाँ गौस ने पट्टी और तरन तारण के आसपास के गांव पर अधिकार कर लिया और हुक्मा सिंह चिमनी ने जम्मू को अपने कब्जे में लिया और फिर महाराजा की मदद करने के लिए सोल्ट रेंज पहुंचे, जहां पर कुश्क के किले को जीतने में उनकी मदद की, जिससे उस इलाके में नमक की खानों पर दरबार का कब्जा हो गया। सरदार देसा सिंह मजीठिया ने पहाड़ी राज्यों मंडी और सुकेत को जीतकर दरबार के इलाके में मिला लिया। झेलम के इलाकों दस्का, हल्लोवार और मंगला को जीत अभियानों के इस बवंडर के तहत लाहौर दरबार के इलाकों में मिला लिया गया। नक्काइयों का सफाया हो गया। दरबार के फैसलों पर इस बात से कोई असर नहीं पड़ा कि किसी मिसल के वारिस के महाराजा के साथ कैसे संबंध है। नक्कई सरदार काहन सिंह को 20,000 रुपए वाली जागीर दे दी गई और चुनिया, दीपालपुर, शरतपुर और कमालिया का पूरा इलाका दरबार के साम्राज्य में मिला लिया गया। कन्हैया मिसल के ब्यास के साथ वाले कुछ पहाड़ी इलाकों को भी दरबार के तहत ले लिया गया। महाराजा इन सारे जीत अभियानों के बाद काफी जोश में दिखाई दे रहे थे। ये एक तरह से उनके साम्राज्य का नया सूर्योदय था। इस सम्मान के लिए उन्होंने तोपों की सलामी देने के आदेश दिए। महाराजा जब खुशाब के इलाके में थे, उस वक्त उनको खबर मिली कि शाह जमान का भाई शाह सूजा पंजाब आया है। अफगानिस्तान के राजनीतिक हलकों में एक हलचल थी। अहमद शाह अब्दाली और उसके बेटे तैमूर की मौत के बाद शाही परिवार से मेन पावर बरकजइयों के हाथों में आ गई, जिसका चीफ था फतेह अली खान। तैमूर के 3 बेटे थे, जमान, शुजा और महमूद। जमान ने भारत पर सत्ता पाने की कोशिश में 4 दफा हमले किए, लेकिन अब बरकजई फतेह अली ने जमान को तख्त से उतारकर महमूद को तख्त पर बिठा दिया। महमूद ने अपने भाई जमान की आंखें निकलवाकर उसकी दुनिया ही अंधेरी कर दी ताकि वो हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाए। लेकिन उसके दूसरे भाई शुजा ने जमान की जगह ले ली। उसने महमूद को काबुल से बाहर कर दिया। लॉर्ड मिंटो ने फ्रांसीसियों के हमले की संभावना को देखते हुए समझौता करने के लिए अपने एजेंटों को काबुल भेजा और शुजा ने इसका पूरा समर्थन किया। लेकिन जैसे ही इसके बाद एल्फिंस्टन काबुल से निकले, बरकजइयों ने शुजा को तख्त से उतार फेंका और अपने उम्मीदवार महमूद को वापस तख्त पर बिठा दिया। तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि अपने ताज़ो तख्त को वापस हासिल करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह के समर्थन के लिए शुजा फिलहाल पंजाब पहुंचा है। पूरे अदब के साथ महाराजा ने शुजा का स्वागत किया। उसके साथ उनकी क्या बात हुई इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन बाद में जिस तरह के हालात बने उससे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। शायद शुजा ने मुल्तान और कश्मीर पर कब्जे के लिए महाराजा की मदद चाही, जिसके लिए महाराजा ने कोई साफ जवाब नहीं दिया, तो शुजा वहां से जल्द ही पेशावर के लिए रवाना हो गया। रणजीत सिंह की नज़र उस पर लगातार बनी हुई थी और उनका अंदाजा था कि ये अफगान मुल्तान पर अधिकार कर सकता है। अपने आगे की योजनाओं के लिए इसको एक बेस की तरह वो यूज कर सकता है। उन्होंने अपनी बिखरी हुई आर्मी को इकट्ठा किया और मुल्तान की तरफ रवाना हो गए। वहां के अफगान सरदार मुजफ्फर खान ने अंग्रेजों से मदद की विनती की और यहां तक कह दिया कि वो शहर मुल्तान और यहाँ के किले को भी उनको सौंप देगा। अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि का हवाला देकर हाथ जोड़ लिए। तब मुजफ्फर खान अकेले ही रणजीत सिंह से लड़ने के लिए तैयार हो गया। दरबार की सेना ने बिना किसी खास मुश्किल के शहर को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन इतने बड़े किले पर
लाहौर के तोपखाने का कोई असर नहीं हुआ। थोड़े से वक्त के बाद पंजाब की सर्दी खत्म हो गई और गर्मियों ने दस्तक दे दी। मुल्तान की धूल भरी आंधियों और भारी तूफान, जिनके लिए मुल्तान शहर मशहूर है, शुरू हो गए। खुशवंत सिंह रणजीत सिंह महाराजा ऑफ द पंजाब में लिखते हैं कि उस वक्त महाराजा के सब्र का बांध टूट गया और वो गुस्से में अपने आप को संभाल नहीं पाए और कई ऐसे गलत फैसले ले बैठे जिनका खामियाजा उनकी फौज के कई अफसरों और सैनिकों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। जब मुजफ्फर खान को पता चला कि दुश्मन के हालात काफी खराब हो चुके हैं तो अपनी आर्मी के साथ बाहर आया और उनके ऊपर हमला कर दिया। अब दरबार की आर्मी के पास अपने बचाव के लिए कोई चारा नहीं था और इन मुश्किल हालातों में उनको अपने बचाव के लिए छुपना पड़ा। जबरदस्त गर्मी का मौसम दोनों पार्टियों के लिए जी का जंजाल बन गया था और इस तरह मुल्तान के किले पर बिना कब्जा किए ही लाहौर आर्मी को वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, सन 1811 एक तूफानी साल साबित हुआ। शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरा होगा जब दूर दराज के मोर्चों से आने वाले घुड़सवार और उनके घोड़ों के टापों की गड़गड़ाहट से आधी रात को लाहौर के नागरिक जागे ना हो और उनकी नींद ना टूटी हो। पतझड़ के आते आते महाराजा भी वापस लाहौर पहुंच गए। लगातार चल रही लड़ाइयों और भारी गर्मी से हुई थकान को मिटाने और एक लंबे आराम के लिए उन्होंने किले वाले अपने महल को छोड़ा और लाहौर के शालामार बाग को अपना घर बना लिया।